ओम नमस्कार मित्रों। मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अभी हमने इसके पहले वर्णमाला टॉपिक पढ़ा था। वर्णमाला में हमने वर्णों का जो भी परिचय था उसको बहुत अच्छे से समझा था, छोटी छोटी बारीकियां देखी थी। आज हम लोग वर्णमाला से संबंधित ही ये टॉपिक माना जाता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं वर्ण विन्यास, या इसको हम कह दें वर्ण विच्छेद, और इसको एक नाम और देते हैं पल्लवन। इसका मतलब सीधा सा ये है कि वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजनों को पढ़ा था, उनको कैसे स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाया गया है उसको हम लोग कहते हैं संक्षेपण। जब वर्णों को मिलाकर हम शब्द बना देते हैं तो उसको कहते हैं संक्षेपण। लेकिन ऐसे जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों को स्वर और व्यंजनों में वापस तोड़ना यह कहलाता है वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद या पल्लवन। तो इनको पढ़ने के बाद हम लोग से जो बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं पेपरों में, वो बहुत सी गलतियां नहीं होंगी आज के बाद। आप लोगों को पता है, हम लोगों को बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं, खूब सारा चीजें याद भी कर लेते हैं, लेकिन पेपर में हिंदी में अक्सर बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। और मैंने ऐसा देखा है, आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि बड़ी चीजें कम गलत होती हैं, छोटी चीजें ज्यादा गलत होती हैं। क्योंकि लोग कभी पहाड़ों से या सामने दीवार हो तो उस दीवार से नहीं टकराते, टकराते किससे हैं? छोटे छोटे पत्थरों से, और उन पत्थरों से टकरा कर गिरते हैं। ऐसा ही पेपर में भी हमारे साथ होता है, बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं पेपर में। तो इन्हीं चीजों पर हम आज इस टॉपिक पर फोकस करेंगे। तो आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम ये वर्ण विन्यास पढ़ेंगे, इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। इसके अलावा वर्णमाला को किस क्रम में हम लोग लगाकर उसको शब्दकोश के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे अपन लोग इंग्लिश में हम लोग डिक्शनरी के हिसाब से लगाते हैं, ऐसे हिंदी में भी डिक्शनरी या कहें कि शब्दकोश से क्वेश्चन लगाने को आते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और चूंकि शब्दकोश पढ़ने के लिए हमें वर्ण विच्छेदन पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आपको इधर दिख रहा है कि मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को हम लोगों को तोड़ना है स्वर और व्यंजनों में। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, पहले ही शब्द से। सबसे पहले बिल्कुल सरल सा मैंने शब्द लिया है, और सबसे सरल शब्द राम ही है। राम से सरल कुछ कोई शब्द हो नहीं सकता, और राम से अच्छा शब्द भी कोई नहीं है शुरुआत करने के लिए। तो राम से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि राम के नाम से शुरुआत करने पे सारे काम बन जाते हैं। चलिए, तो देखिए, राम को अगर हमें तोड़ के लिखना हो वर्णों में, और हम यूं कहें कि स्वर और व्यंजनों में, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे रा, धन। अब रा जो है ये हमने स्वर सहित लिख दिया, लेकिन हमें तोड़ना है बिल्कुल छोटे से छोटे रूपों में। और किसी भी जो हमारी भाषा होती है, हम लोग कहें कि जो शब्द होते हैं उनका सबसे छोटा रूप क्या होता है? वर्ण। तो इसमें हमें हलंत लगाना पड़ेगा। अब ये वर्ण के रूप में लिखा है, क्योंकि अब ये शुद्ध व्यंजन हुआ। व्यंजन हमेशा हलंत के रूप में लिखा जाता है। और रा के बाद अब इसका स्वर क्या है? बड़ा आ। तो हम लोग लिख देंगे बड़ा आ। धन, मां, और मां स्वर सहित है, तो मां में लगाएंगे हलंत, और फिर यहां पर छोटा आ। तो अब ये लग गया है राम। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत सरल है। अगला देखिए, अब इसमें केवल आपके स्वर हैं, तो स्वरों में हमें कोई कुछ ऐसा विशेष करना नहीं होता है कि उनको व्यंजन अलग करें, स्वर अलग करें। सीधा हम लिख सकते हैं इसमें बड़ा आ, छोटी ई, धन ए, क्योंकि इसमें स्वर हैं और स्वरों को हमें व्यंजनों से अलग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला वर्ण देखिए, ये लिखा हुआ है कृष्ण। पहली बात तो आप ध्यान रखना, ये कुछ लोग कृष्ण गलत लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कृष्ण, ये गलत है। का के साथ में ये रा नहीं है, ये री है। तो ऐसे हमें घुमाकर ऐसे कृष्ण लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका कारण ये भी है क्योंकि ये जो रा है, रा जब भी आपके यहां पर ये वाला सा है, ये वाला सा कैसा होता है? मूर्धन्य। और जब ये मूर्धन्य सा होता है तो हम रा की अपेक्षा री लगाना ज्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि जो री है वो भी कैसा होता है? मूर्धन्य, ऋषि वाला। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जब भी आगे सा आएगा तो रा की अपेक्षा यहां पर क्या आएगा? री, ऋषि वाला। तो यहां पर हम लोग कृष्ण को कैसे लिखेंगे? का, हलंत लगाएंगे, तो ये का शुद्ध व्यंजन लिख गया। फिर इसमें ऋषि लगाएंगे, ऋषि, धन, सा। अब आप देख रहे हैं सा में चूंकि कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे हलंत लगा के छोड़ देंगे।
अगला है ड़ा, धन आ। तो आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत सरल सरल शब्द हैं। ऐसी प्रेम में हम लोग कैसे लिखेंगे, पा, पा में हलंत है, धन। अब यहां ध्यान देना आप, जब भी दो वर्ण लिखे होते हैं जिसमें से एक आधा हो एक पूरा हो, इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जो पूरा दिख रहा है वो वास्तव में आधा होता है, और जो आधा दिखता है वो कैसा होता है, पूरा। या हम दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि जो नीचे होता है वो हमेशा होता है पूरा, और जो ऊपर होता है वो होता है आधा। ठीक है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमेशा जो पूरे लोग होते हैं या जो लोग समझदार होते हैं वो हमेशा नीचे झुकते हैं, और जो अधूरे लोग होते हैं, अल्पज्ञ लोग होते हैं, वो ऊपर ऊपर उछलते हैं। तो ये जो आधा है ना, ये ऊपर जा रहा है। या हम लोग यहां पे कह सकते कि ये जो नीचे है वो पूरा है, तभी तो ये ऊपर वाले को कंधे पे बैठाए है, और जो कंधे पे बैठा वो लंगड़ा होगा। कैसे भी समझ लें आप, सीधी बात है कि जो पा है वो कैसा है, हलंत वाला, माने आधा है। अब इसके आगे हमें कोई स्वर नहीं लगाना, आधा है मतलब बिना स्वर के है, स्वर रहित है, तो इसमें हमें कोई स्वर नहीं लगाना। अब हमारे नीचे यहां पे क्या मिलेगा, रा। तो रा को हम लिखेंगे, पहले इसको शुद्ध रूप लिखेंगे इसका हलंत के रूप में। अब रा पे चूंकि मात्रा क्या की है, ए की, तो यहां पर हम ए की मात्रा, जो मात्रा होती है वो नीचे वाले शब्द पे होती है, तो रा के बाद ए, धन, मा और धन आ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्रम में देखें यहां पे, तो क्रम में अब आप देखना, यहां जो रा है नीचे वो पूरा है, ऐसे क्रम में भी पूरा है, तो क्रम को आप आराम से लिख सकते हैं, का, धन, रा, धन। अब आप कहेंगे अब इसमें रा में तो कोई मात्रा है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए जब किसी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं होती तो आ तो उसमें होता ही है। तो यहां पर आ, धन, मां, और मां के साथ में आपका आ भी, तो ये हो गया क्रम। इसी प्रकार से ट्रक में, अब यहां पर देखें, ये जो नीचे रा की रेफ लगी होती है, यही रेफ यहां लगी है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्रम वाले रा में और ट्रक वाले में। बस केवल इतनी सी बात है कि हमारी वर्णमाला में दो चार शब्द ऐसे हैं, जैसे ठा हो गया, ढा हो गया, ढ़ा हो गया, और इसका आपका टा हो गया। ये शब्द के नीचे कोई खड़ी पाई होती नहीं है, तो हमें यहां पर किसी में हम ऐसे लगा के ऐसे लटका नहीं सकते हैं रा की रेप को। तो चूंकि अब ये एक हाथ से यहाँ लटका हुआ है, तो यहाँ पे पकड़ बनाने के लिए इसका एक डंडा है, उसको पकड़े है, ये लटका हुआ है रा। यहाँ पर तो कोई लटकने के लिए कोई यहाँ पर डंडा है नहीं कि उसको पकड़ ले, तो इसलिए इस हमारे रा भाई को दोनों हाथों से लटका दिया जाता है इन वर्णों में, जहां पे पकड़ने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है, नहीं तो बेचारा टपक जाएगा, इसलिए दोनों हाथों से लटका देते हैं, बाकी अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इन चीजों को, ये आपको पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना ये सेम ही है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ट्रक को, टा, अब टा में हलंत है, और रा जो लिखा है, रा चूंकि पूरा है इसलिए रा में हलंत लगाने के बाद हम इसमें छोटा आ और लिख देंगे, प्लस यहां पर का, प्लस छोटा आ। तो ये हो गया ट्रक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कर्म। कर्म शब्द में अब देखो, ये जो ऊपर रा की मात्रा लगी है, जो एक प्रकार से रा जो है जब अधूरा होता है, आधा होता है, तो वो अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे का। अब का के साथ में कुछ नहीं है, मतलब छोटा आ तो है ही। छोटा आ ऐसा होता है कि वो एक आवश्यक स्वर होता है प्रत्येक व्यंजन का, तो इसमें हम लिख देंगे छोटा आ, प्लस अब हम पहले मां नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ये रा ऊपर जो पहुंच गया है, क्योंकि ये स्वर रहित है, या हम लोग कहते हैं आधा है, तो इस रा को लिखेंगे। ठीक है, रा, और ये आधा है इसलिए पहले आ जाएगा। अब ये इसमें कोई स्वर तो है नहीं, अब हम लिखेंगे मां, और मां के बाद क्या लिखेंगे, आ, तो ये हो जाएगा क्रम, कर्म, सॉरी क्या लिखा है, कर्म। आप बोल के भी देख सकते हैं, कर्म का रम, तो का के बाद क्या आएगा, पहले रा। ठीक है, ये हम लोग जब क्रम लगाएंगे वर्णमाला क्रम में, तो ये काम आएगा हम लोगों को वहां पे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद विद्यालय में कैसा होगा, तो यहां पर लिखा है विद्यालय, तो इसको आप देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम वा, वा में छोटी की मात्रा है इसलिए प्लस छोटी। फिर अब यहां पे ध्यान देना, आपको ये जो धा लिखा है, ये धा, वास्तव में ये धा जो है वो दो शब्दों से मिलके, दो वर्णों से मिलके बनता है। एक तो आधा होता है दा, और प्लस पूरा होता है या। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, कभी हम विद्या ऐसे लिख देते हैं, विद्या,
और कभी हम लोग विद्या कैसे लिखते हैं, वी और आधा दा और फिर या, ऐसे दोनों ही सही है, इसलिए आप ध्यान रखना। ऐसे ज्यादा लिखा मिलता है हमें युग्म के रूप में, तो यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हमें ये धा लिखना है, तो धा को हम क्या लिखेंगे, आधा दा प्लस प्लस या, और या में हलंत लगाने के बाद फिर हम इसका स्वर लिखेंगे। स्वर क्या है, बड़ा आ, तो बड़ा आ विद्या। फिर लय के लिए सीधा लिख देंगे ला हलंत के साथ में, छोटा आ धन या धन आ। तो ये आप देख रहे होंगे बहुत सरल है। ऐसी जल्दी से इसको भी करते हैं द्युति, तो आधा दा प्लस या, और या के साथ में छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए छोटा ऊ धन ता धन छोटी ई, ठीक है। तो ये हो गया द्युति। इसके बाद आशीर्वाद शब्द, इस शब्द को ध्यान रखना, ये इसमें बहुत गलती होती है। कई बार हम लोग ये जो मात्रा है रा की, ये हम लोग सा में चढ़ा देते हैं, और ये वर्तनी शुद्धि में भी खूब आता है पेपर में। तो ऐसे लिखा जाता है, पहले तो आप इसको देख लें कैसे लिखा जाता है। इसके बाद चलिए हम इसका विन्यास करते हैं। तो बड़ा आ पहले आया है, तो बड़ा आ ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस शा। देखो स्वर केवल दो कंडीशन में ही पूरा आ सकता है, वरना स्वर हमेशा मात्रा के रूप में आता है। स्वर अपने मूल रूप में तभी आता है या तो वो शब्द की शुरुआत में हो, जैसे हमने यहां पे लिखा है आशीर्वाद में, ठीक है, या फिर जब किसी वर्ण पे दो मात्राएं हो। दो मात्रा मतलब जैसे हमने लिखा एक शब्द अच्छा सा कोई सोच लें, इसमें लिखा है क्या, एक शब्द लिख लें हम लोग, हाँ हमने लिख दिया पाई, ठीक है, पाई। तो अब देखना यहां पे, अब यहां पर एक पा में एक स्वर पहले से लगा है, बड़ा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसको भी, जो अगला जो ई स्वर लिखा है, इसको ही मात्रा के रूप में चढ़ा दें, क्योंकि एक व्यंजन पे एक ही मात्रा हो सकती है। तो अब ऑलरेडी यहां पर एक मात्रा आ चुकी है, तो अब अगले जो स्वर आएगा उसको हम मात्रा के रूप में नहीं लिखेंगे, फिर हम उसको उसके मूल रूप में लिखेंगे बस। तो केवल दो कारण से ही किसी भी शब्द के में आपका स्वर का मूल रूप हो सकता है, दो कारण ही हो सकते, या तो उसमें मात्रा के लगने के बाद अगर स्वर आता है तो दो मात्राएं लिख नहीं सकते, अगले वाले स्वर को हम मूल रूप में लिखेंगे, या फिर शब्द की शुरुआत ही कैसे हो रही हो, स्वर से, तो वहां पे हम किसी व्यंजन पे कैसे चढ़ा सकते, क्योंकि स्वर हमेशा व्यंजन के बाद लगाया जाता है। तो आ लिखने के बाद फिर हम जो सा लिखेंगे, ये इस सा में बड़ी ई की मात्रा है, तो सा को लिख देंगे हलंत के रूप में, प्लस बड़ी ई की मात्रा इस पर, प्लस अब यहां ध्यान देना आ सी लिख गया। अब हमें जो रा है उस रा को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आ सी र पहले रा आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी ध्यान रखना, जो रा जिसके ऊपर आता है, जिस वर्ण के ऊपर, उसके पहले लिखा जाता है, क्योंकि आधा है। अधूरे लोग पहले आगे आगे उछलते हैं ना, तो ऐसे ध्यान रखना आप, ये अधूरा है चूंकि आधा है ये रा, तो पहले ये आ जाएगा। चलो भैया तुम निकल जाओ, छोटे बच्चों को आगे निकल जाने दो, तो ये रा आ गया। इसके बाद चूंकि आधा है इसलिए कोई स्वर नहीं लगेगा, और फिर वाह। अब वाह के पास तो स्वर है, तो पहले ये हलंत के रूप में लिख जाएगा, फिर बाद में इसका स्वर क्या है, बड़ा आ, तो ये बड़ा आ गया, ठीक है। फिर प्लस में दा, और दा के साथ में छोटा आ तो शामिल है ही नहीं, तो वो आधा लिखा जाता। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, हमने यहाँ पर बहुत सरल सरल से क्वेश्चन लिए हैं, इसमें आपको अच्छे से देख लें आप। जहां भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अभी आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे इन्हीं चीज़ों में हमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हमें एक चीज यहाँ पे देखो दिख रही है, जैसे क्षमा शब्द है, तो आपको पता है जो हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, छा, त्रा, ज्या और श्रा, तो ये जो हमारे होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो इनको हम लोग कभी भी इस रूप में नहीं लिखेंगे जब भी विन्यास करेंगे, इनको हमें तोड़ के जो जिन जिन वर्णों से ये बनते हैं उन्हीं में वापस लिखना पड़ेगा। जैसे छा दो होता है, वो कैसे मिलकर बनता है, का प्लस शा, और शा में हलंत नहीं होता है, ठीक है, सा पूरा होता है।
या अगर आपको हलंत लगाना है तो फिर इसके बाद में छोटा आ लगाना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः हम लोग ऐसे रूप में इसको लिखते नहीं, केवल का और शा पूरा ऐसे। इसके बाद त्रा कैसे मिलके बनता है, तो ता और रा, ठीक है। इसी प्रकार से ज्या, जा प्लस वा, और शा जो है ये तालू वाला सा प्लस रा। तो इस रूप में ये लिखे जाते हैं, तो हम इन्हीं रूपों में लिखेंगे इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इन शब्दों को करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको शब्दकोश लगाना आसानी से आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने कहा कि एक शब्द लिखा है क्षमा, तो क्षमा को कैसे लिखेंगे, का प्लस शा, और अगर ऐसा लिखना तो ठीक है, लेकिन अब चूंकि हम विन्यास कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी तोड़ दें। तो सा को भी हमने आ के रूप में लिख लिया, प्लस मां, और मां के साथ में बड़ा, तो ये लग गया है आपका क्षमा। ऐसे देखो त्रिशूल को कैसे लिखेंगे, तो त्रा को पहले हम लिख लें ता, धन, रा। अब रा में हलंत लगाने के बाद, अब चूंकि ता अकेला अगर ऐसा लिखा है त्रा, तो फिर हम लोग इसको ता प्लस रा के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। और आ लगा सकते हैं लगाना हो तो, फिर हमें इसमें हलंत लगाना पड़ेगा। लेकिन जब इस पे अब मात्रा चढ़ी हुई है तो हम इसका छोटा आ नहीं लिखेंगे। अब चूंकि इस पे ऑलरेडी ई की मात्रा है तो यहां पर आ नहीं आएगा, क्योंकि दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते। तो रा के बाद अब हमें कौन सा स्वर लिखना पड़ेगा, छोटी ई प्लस शा, ठीक है। तो ये छोटी ई के बाद शा, धन, बड़ा ऊ, फिर ला, और ला के बाद आ। तो ये हो गया त्रिशूल। अब अगला शब्द है आपका स्त्रैण। स्त्रैण माने होता है, वैसे एक प्रकार से ये एक हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की भांति बर्ताव करता है, उसको वो कहते हैं स्त्रैण, ठीक है, स्त्रियों से संबंधित। अब इसमें देखो सा चूंकि आधा है तो हम पहले लिखेंगे शा, हलंत लगा देंगे, चूंकि आधा है मतलब कोई स्वर नहीं है इसके साथ, तो हम बिना स्वर के लिखेंगे इसके। अब त्रा जो है, त्रा को हम लोग कैसे लिखेंगे, ता, धन। अब यहां पे ता के साथ में रा तो है ही, और रा को हलंत लगा देंगे, और रा के बाद हम लोग मात्रा किसकी लिखेंगे, आय की। और आय हमेशा, आय की कितनी मात्राएं होती हैं, दो, तो यहां पर हम एक मात्रा चढ़ा देंगे। अब आप ऐसी गलती नहीं करना कि यहां पे दो मात्रा चढ़ा दें, क्योंकि आय जब ऐसा लिखा जाता है स्वर के रूप में तो एक मात्रा चढ़ती है, लेकिन जब ये अपनी मात्रा बनाता है तो आय की कितनी मात्राएं होती हैं, दो। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला रा, और रा हलंत लगाने के बाद इसमें आ जाएगा छोटा आ, तो ये हो गया स्त्रैण। अगला जल्दी से करते हैं स्रोत। हाँ, यहां एक चीज आपको बतानी है, जो स्रोत शब्द है अक्सर लोग इसको लिख देते हैं ऐसे, स्रोत। ये क्या है भाई, ये तो कोई शब्द ही नहीं है पूरी हमारी हिंदी में ना संस्कृत में, ये शब्द ही गलत है, क्योंकि हम लोग भूलवश इसको ऐसे लिख देते हैं। वास्तव में शब्द होता है सा, सा दंती सा, और इसमें नीचे लगा होता है रा की रेफ, स्रो, ऐसे स्रोत, सॉरी इसको इधर ता लिखेंगे, स्रोत। तो ऐसा ये शुद्ध वर्ण है। लेकिन क्या बार हम लोग कई बार लिखने में ध्यान नहीं देते, तो हम लोग इसको सा में ऐसा ऐसे लगा देते, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे आधा सा लिखा हो और त्रा लिखा हो, तो हम लोग कई बार ऐसे लिख देते हैं, लेकिन गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, ये है, ये स्रोत सही है, क्योंकि सा में रा की रेप लगी है, ना कि आधा सा और त्रा। ये कोई शब्द होता ही नहीं है। स्रोत का मतलब होता है किसी चीज की उद्गम, या जहां से उसकी शुरुआत होती है। और हां, स्तोत्र होता है, स्तोत्र ये शब्द होता है। स्तोत्र माने होता है श्लोक, ठीक है, स्त्रोत, जैसे हम लोग कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र, तो ये स्तोत्र शब्द सही है, लेकिन ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये स्त्रोत तो सही है। स्तोत्र ये सही है, इसका मतलब श्लोक, इसका मतलब होता है स्रोत माने उद्गम, लेकिन ये स्त्रोत कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये बदनी शुद्धि में भी हम बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बाद में बताएंगे, यहां इस पर फोकस करते हैं। तो स्रोत को हम कैसे देखेंगे, ता, ठीक है, प्लस, अब इसमें चूंकि नीचे रा है तो सा तो आधा है ही आपका, अब नीचे जो रा है तो हम लिखेंगे रा सीधा, ठीक है,
और रा में हलंत लगाने के बाद हम मात्रा क्या की चढ़ाएंगे, ओ की। तो ओ की मात्रा यहां चढ़ा दी हमने, प्लस ता प्लस आ। तो ये हो गया आपका इस स्रोत, क्या हो गया, स्रोत। चलिए अगला देखते हैं आंख। तो हम लोग आंख में जो आ लगा है तो इसको हम इसी रूप में लिखते हैं, आ के रूप में। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आ लिख, बड़ा आ लिख देंगे फिर बाद में अलग से चांद बिंदु चांद लगाएंगे, क्योंकि वो लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग ऐसे ही इसको लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसमें सीधा खा। तो ये बहुत सरल सा शब्द है, इसको ज्यों कहते हैं वैसे लिखते हैं। इसी प्रकार से कांच। और आपको बता दें, जब भी बड़ा आ, बड़ा ऊ, जो भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, तो इनके साथ जब हम मात्रा का प्रयोग करते हैं बिंदी का, तो वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग ना करके चांद बिंदु का प्रयोग ज्यादातर करते हैं अधिकतर शब्दों में। ये 100% लागू नहीं होता, लेकिन 90% से ज्यादा आप देखेंगे तो जो भी आपका दीर्घ आ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ई, मतलब जितने भी दीर्घ स्वर हैं, इनके साथ में आपको ये चांद बिंदु ज्यादातर मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने कहा आंख, कांच, ऊंट, सांप, ठीक है, तांत। तो ये शब्द जो है वो चांद बिंदु के साथ लिखे जाते हैं। इसी प्रकार देखो कांच है, तो कांच ज्यों कहते लिख देंगे कांच, सॉरी इसको का अंग लगा देंगे प्लस चा। इसी प्रकार ऊंट में देखो, देखो सारे दीर्घ आए हैं, ऊंट आया तो यहाँ ऊ के साथ में प्लस टा। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये शब्द लिखा है एक द्वंद्व, क्या लिखा है, द्वंद्व। और द्वंद्व शब्द में यहां पर हमें जो दो शब्द मिल रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दा ऊपर लिखा है, मतलब ये आधा है, आधा है तो हलंत लगा देंगे। और जो नीचे वो वा लिखा है, वो वा वास्तव में पूरा है, इसलिए इसके आगे आ लगा देंगे। ना अधूरा है, इसलिए ना आधा। फिर दा कैसा है, आधा। और वाह कैसा है, पूरा, तो वाह के साथ में हम लोग आ लगा देंगे, तो द्वंद्व। इसी प्रकार से देखो एक वर्ण है वर्त से। अब यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसको बहुत जरूर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ये इन दो शब्दों को मैंने स्पेशल लिखे हुए हैं जिससे कि आपको ये बात समझ में आ सके। ये लिखा है वर्त। वर्त माने होता क्या है, वर्त माने होता है मसूड़ा, ठीक है। आप लोगों को वर्णमाला में प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा वर्त व्यंजन है या कौन सा वर्त स्वर है। तो वर्त माने होता है मसूड़ा, या जिसको हम लोग दंत मूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को इसको कैसे लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वाह को लिख देंगे हलंत के साथ में और फिर छोटा आ लगा देंगे, तो वाह हो गया। अब हम आधा ता नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो शब्द ऊपर होता है आधा, जैसे जो रा है ना, जो रा जब ऊपर पहुंच जाता है आधा होकर के, तो पहले हम ऊपर को, जो जितना ऊपर ऊपर भागेगा उसको पहले लिख देंगे कि चलो भाई तुम आगे आगे उछल रहे हो, तुम निकलो, मैं आऊंगा बाद में आराम से। तो ये ऊपर ऊपर उछल रहा है, अधूरा भी है, तो पहले इनको निकल जाने दो, चलो ठीक है। तो इसको हम लोग रा को लिख देंगे ऐसे अधूरा, ठीक है, ये आधा हलंत के साथ में, तो ये निकल गया। अब उसके बाद में आएंगे ता, ठीक है। ये भी अधूरे थे, ये भी अधूरे थे, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा उछल रहे थे रा, तो इनको कहा कि भाई साहब आप निकल जाओ और हम आराम से आ जाएंगे। तो रा के बाद में ता, ठीक है, ता आ गया। अब ता के बाद में चूंकि अधूरा है तो कोई इनको स्वर तो लगाएंगे नहीं, फिर हम सा लगा देंगे। सा के बाद में फिर या, और या के पास तो स्वर है, तो यह के साथ कौन सा स्वर है, आ। तो ये वर्त ध्यान रखें आप कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ऐसे ही ऊर्ध लिखेंगे, इसको आप लोगों को समझ में आएगा। ऊ तो हम लोग ज्यों कहते हैं लिख देंगे, और जो ऋषि जो रा की रेफ है, पहले इसको, चलो भाई निकलो आगे बच्चा पार्टी। इसके बाद धा, और धा आधा है इसलिए आधा रहेगा, कोई स्वर नहीं मिलेगा इसको। अगर है वाह, तो वाह आधा जरूर, वो वाह भले ही कोई स्वर नहीं दिख रहा, लेकिन किसी भी व्यंजन में अगर कोई स्वर नहीं दिखता है तो उसमें छोटा आ तो शामिल होता ही है, ठीक है। और नहीं तो ये वैसे भी अगर स्वर इसमें आ ना होता तो ये आधा लिखा जाता। तो ये आप देख लें एक बार अच्छे से। और भी बहुत कठिन कठिन शब्द बनाए जा सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ और शब्द लिख दिए हैं, इनको बहुत जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। यहाँ पर मुझे कुछ एक दो विशेष बातें आपको बतानी भी हैं। चलिए श्रद्धा में कैसे लिखेंगे, तो सा आपका संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले सा हलंत के साथ में, और साथ में रा। रा पूरा होता है इसलिए इसमें हम छोटा आ लगा देंगे। और धा में कौन पहले आएगा, दा,
तो दा चूंकि आधा है तो दा पहले आ जाएगा, और धा आपका जो है वो धा पूरा है। और क्यों पूरा है? क्योंकि इसके बाद नीचे है तो पूरा है, और जो स्वर नीचे वाले को मिलता है तो ये बड़ा आ स्वर किसको मिलेगा? इसको। तो क्या हो गया? श्रद्धा। हाँ, इन दो शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये दोनों जो शब्द हैं इनमें वास्तव में हम लोग लिख देते हैं, जैसे हमसे कहें कि श्रृगाल, श्रृगाल लिखेंगे तो हम लोग ऐसे, आदत है ना इसके साथ में ये लगाने की, तो हम लोग गलती बस श्रृगाल ऐसे लिख देते हैं। या आपसे कहें श्रृंगार तो हम लोग लिख देते हैं श्रृंगार। ये तो ये दोनों ही गलत है, क्योंकि श्रृंगार में सा के साथ में री है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि रा भी आ गया री भी आ गया, क्योंकि लगभग दोनों के समान उच्चारण है, बोलना ही संभव नहीं है। हम लोगों ने सा, जैसे मान लो इसको अगर हम बोलना चाहें, ये जो लिखा है, तो सा के बाद रा, स्रा और फिर री, तो श्रृंगार। ये क्या पढ़ा जाएगा? श्रृंगार। तो ऐसा तो होता नहीं है, श्रृंगार होता क्या है? श्रृंगार। ऐसा भी गलत है कि अगर आप सोचें कि हम ये लगा दें और ये श्रृंगार हो गया, तो ये भी गलत है। नहीं, हमें कैसा लिखना है? जैसे ये लिखा है श्रृंगार, श्रृगाल। तो पहले तो शुद्ध लिखना सीख लें। वर्तनी शुद्धि बहुत कठिन टॉपिक होता है, लेकिन हमें ये छोटी छोटी चीजें अगर यहाँ समझते जाएंगे तो वर्तनी शुद्धि में हम लोगों को गलती होने का कम चांस रहेगा। ठीक है, तो इनको आप पहले तो देख लें कि इनका जो सही रूप है वो यही है। चलिए, तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ता ये हो गया, ठीक है, आधा हो गया। अब चूंकि यहां पर रा ना होके क्या है? री है, तो सीधा हम इसके साथ में क्या लिख देंगे? री स्वर लिख देंगे। तो इसके साथ में री स्वर लिख देंगे। ये चेंज क्यों हो रहा मार्कर बार बार अपने आप से? चलिए, तो ये हो गया हमारा री। क्या लिख गया? ये हो गया री। तो सा के साथ में री, री की मात्रा है ना। चलिए, ये री चूंकि स्वर है इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे हम पूरे स्वर के रूप में। बाकी तो बिल्कुल सरल है, ये आप कर चुके हैं। गा, गा के साथ में बड़ा आ प्लस ला, और ला के साथ में छोटा, श्रृगाल। इसी प्रकार आप इसको करिए हमारे साथ। फिर से आधा सा प्लस, अब ध्यान देना आप लोग, जो री है, री, इसके साथ में ही क्या है? ये बिंदु, और इस बिंदु को जिसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार, इसी के साथ में लिख देंगे यहां पर। ठीक है, ये बिंदु जो है इसको ऐसे लिखना भी सही है, और अगर हम चाहें तो अलग से लिखना चाहें तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं कि हम लोगों ने यहां पे ये री भी लिख देंगे, फिर प्लस में ये चांद बिंदु अलग से लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। लेकिन ऐसा लिखने की अपेक्षा अगर हम इसी पे चढ़ा देते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि स्वर है ये, और स्वर पे हम लोग यहाँ पे श्री प्लस गा प्लस बड़ा आ प्लस रा। ठीक है, और रा के साथ में चूंकि आ है इसलिए आ। तो ये ध्यान देना आप लोग। बाकी ये आपने देखा है विद्यार्थी कैसे लिखा जाएगा, तो वाह प्लस ई प्लस, अब धा कैसे लिखा जाएगा? आधा दा और प्लस क्या हो जाएगा? बड़ा आ। और फिर इसमें देखो आप, रा की रेफ इस तरफ चली गई है ऊपर, माने इसके पहले लिखा जाएगा, तो पहले हम लोग रा की रेफ लिखेंगे, रा, और ऊपर वाला आधा होता है तो इसके साथ कोई स्वर नहीं लगाएंगे। फिर था, और था के साथ में बड़ी ई, तो विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी। अब यहां कुछ शब्द और मैं आपको यहां पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये बहुत छोटी छोटी आपको चीजें ध्यान रखेंगे आप। ये आपको चौंच लिखा दिख रहा है, लेकिन जो चौंच शब्द है इसमें आपको दिख रहा है ये कौन सा? अनुस्वार। लेकिन वास्तव में यहाँ पे अनुस्वार नहीं है, यहां पर ये चांद बिंदु है। अब कहेंगे आप कि सर साफ साफ दिख रहा है, यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है, आप बोल रहे हैं कि चांद बिंदु है। तो हाँ, ये इसलिए है क्योंकि जब आप बोलेंगे तो जो इसका उच्चारण है वो नहीं आता है, उच्चारण किसका आता है? इसका। आप जैसे बोलेंगे चौंच, औ, आ और ऊ, आ और ऊ, औ। तो जब जो चांद बिंदु है इसका उच्चारण क्या होता है? आ और ऊ, औ, चौंच। जबकि जो अंग की बिंदी होती है जिसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार, इसको बोलने के समय अंग, आ और ना की उच्चारण होता है। जैसे हम लोग
अच्छा, इसका कोई शब्द बोले, जैसे हमने कहा चंद, चंद, अंग, अंगारा केवल। जबकि अगर हम बोले चांद, आ, तो आ और ऊ, ठीक है। तो थोड़ा उच्चारण अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और वैसे हम लोग अभ्यास के द्वारा ये याद रखते हैं कि कहाँ पर कौन सा बिंदु आता है। सबसे अच्छा तरीका तो वही है, क्योंकि इतना बारीक छांट पाना सरल नहीं है, खासतौर पर नए विद्यार्थियों के लिए। लेकिन फिर भी आप प्रयास करके देख सकते हैं कि इसका जो उच्चारण है इसका चांद बिंदु का, इसका होता है आओ, आओ। इसका होता है अंग, अंग। जैसे चंद, अंग, अंगारा, और चांद में चांद। इसी प्रकार से चौंच में अपन बोलेंगे, जैसे हमने कहा चौंच को तत्सम में कहते हैं चंचू, चंचू। तो देखो चंचू में चंग, अंगारा, और जबकि चौंच बोल रहे तो चौंच, आओ। तो अब बस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। बोलते ना बने तो आप इसको रट लेना। यहां पर चौंच, पैंच, तो इसमें आ और ए होता है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, चा, धन। अब बड़े आ यहां पर क्या की मात्रा है, ओ की, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, अगर आपको बताएं तो यहां पर आपको ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर ये क्यों होता है, तो चूंकि जो हमारा चांद बिंदु है, अगर हम चौंच में ऐसे लिख देंगे, ऐसे, तो ये अच्छा ही लगेगा। कितनी मात्राएं चढ़ेंगी भैया, इस पर ऑलरेडी चढ़ी हुई है। तो ऐसा लिखना चूंकि व्याकरण में सही नहीं माना जाता, क्योंकि जब व्याकरण लिखने की शुरुआत हुई होगी तो ऐसा लिखना अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो उन लोगों ने यहां पर जो मात्रा सिरोरेखा के ऊपर जाती है, बात समझ रहे हैं आप हमारी, इसको कहते हैं सिरोरेखा। जिस पर हम शब्द लिखते हैं उसको कहते हैं सिरोरेखा। ये लाइन खींचते हैं ना हम लोग, तो सिरोरेखा के अगर ऊपर मात्रा जाती है तो उसके साथ में जो बिंदी आती है वो ये लिखते हैं। भले ही वो चांद बिंदु ही हो, फिर हम लोग उसको उच्चारण चांद बिंदी की तरह करते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं, ऐसे, अनुस्वार के रूप में, ठीक है। तो जैसे आपकी सिरोरेखा के ऊपर कौन जाती है, ए, आए, ओ, आओ। तो इन सब के साथ में जहां भी चांद बिंदु आता है तो उसको हम चांद उसका हटा देते हैं, केवल बिंदु रखते हैं, लेकिन उच्चारण करते हैं चांद बिंदु के जैसा ही, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चौंच में हम चा प्लस क्या लिखेंगे, ओ, और ओ में हम लोग क्या करेंगे, ओ जो है ऐसे लिखने के बाद इसको हम चांद बिंदु अलग से लिख देंगे यहां, क्योंकि फिर से वही बात आ गई तो चांद लिख नहीं पाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चौंच प्लस प्लस चा प्लस आ, ठीक है। तो ये चौंच ऐसे हो जाएगा। खैर इसको इसके साथ में लिखना चाहिए, लेकिन सिरोरेखा की वजह से हम लोग लिखते नहीं है। ऐसे देखो पैंच में तो पा प्लस ए। अब चूंकि एक ही एक मात्रा होती है तो हम यहां पे ऐसे ही चला देंगे इसको, ऐसे रूप में, ठीक है, पैंच। चलिए आगे देखते हैं शोषण। तो शोषण, अब यहां पे देखो मैंने ये शब्द क्यों लिया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जहां भी सा आ जाए, मान लो कि एक शब्द में 3 सा आ गए और तीनों अलग अलग हैं, एक तालु सा, एक मूर्धन सा, एक दंती सा, तो वर्णमाला में जिस क्रम में वो आते हैं उसी क्रम में हम उस शब्द में उन जो सा हैं उनको लिखते हैं। जैसे पहले क्या आता है, ये तालु सा, फिर आता है मूर्धन सा। तो हमेशा जब भी एक शब्द में, किसी एक शब्द में एक से अधिक सा आए तो उनका जो क्रम होगा वो हमेशा कैसा होगा, जो कि वर्णमाला क्रम में होता है। पहले तालु वाला सा आएगा, उसके बाद मूर्धन्य वाला, फिर उसके बाद आपका दंती वाला सा। चलिए, तो इसको, ये शब्द तो सरल ही है, बस मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता था एक, इसलिए मैंने इस शब्द को लिया है। सा के बाद में ओ लिख देंगे, प्लस सा, और सा के साथ में छोटा आ तो लिखना ही है, प्लस ड़ा, और ड़ा के साथ में छोटा। सरल शब्द है ये, आप कर लें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं। यहाँ पे वही बात है जैसे कि आपको ये नीचे एक के बाद एक शब्द मिल रहे थे कि दा में धा लगा है, ये भी यहाँ पर है, लेकिन हा के साथ में जब हम शब्दों को लिखते हैं तो वो लिखने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है कि सामान्यतः हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, कैसे लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, बस इसके नीचे लटका के, नीचे भी लटका देते हैं कभी कभी, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे नीचे लिख देते हैं तो ऐसा लिखाता है। तो ये लिखा है आपका चिन्ह। चिन्ह को हम लोग अगर दूसरे तरीके से लिखें तो चिन्ह को हम लोग ऐसे लिखते हैं, चा पे ई की मात्रा, ची, फिर हा, हा आधा, फिर ना, चिन्ह।
ये शुद्ध लिखा है चिन्ह, और जैसा ये लिखा है वैसा ही ये लिखा है। आपको मैं बता चुका हूं, जो नीचे होता है वो पूरा होता है, वो पूरा होता है, और जो ऊपर होता है वो ऊपर होता है, वो आधा होता है। इसलिए हमने इस आधे पे क्या कर दिया, हलंत लगा दिया। चलिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं चिन्ह। बचपन में मैंने भी ऐसे खूब लिखा है चिन्ह, हमें लगता है यही सही है, लेकिन ये गलत है। और पेपर में हिंदी में वर्तनी शुद्धि में खूब आता है चिन्ह कैसे लिखा जाता है, तो इसको आपको गलत मानना है। ये सही है आपका, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपके सही हैं। चलिए, अब हम लोग इसका विच्छेद करते हैं। तो चा प्लस छोटी ई प्लस आधा हा प्लस ना प्लस आ। क्योंकि ना पूरा है इसलिए ना के साथ में आ लगा देंगे। ऐसी जीवा को भी आप लिखेंगे, तो जीवा में जिहवा में जा प्लस ई प्लस, अब देखो हा के नीचे वा लगा है, तो पहले हम हा लिखेंगे, क्योंकि हा अधूरा है और अधूरी चीज पहले लिखी जाती है। तो हा, और अधूरे का मतलब हलंत है इसमें, ठीक है, स्वर नहीं मिलेगा इसको कोई। और वा जो है, वा के साथ में बड़ा आ, क्योंकि ये किसका स्वर है, बड़ा आ का, जी वाह, ठीक है। तो ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। चलिए, तो ये कुछ और शब्द हो गए। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कर लेना है। जैसे इस तरफ को शब्द लिखे हैं मैंने, ठीक है, इस तरफ जो शब्द लिखे हैं इनको आपको खुद से करने का प्रयास करना है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, प्रहलाद में आप पा को पहले लिखेंगे, फिर रा पूरा लिखेंगे, फिर जो प्रहलाद लिखा है ना, तो हा आधा है, इसको चलो मैं करके बता देता हूं, ये थोड़ा अच्छा शब्द है। पा प्लस रा, और रा पूरा है इसलिए रा के बाद में आ प्लस, अब यहां पर क्या है, ला है, और ला पूरा है लेकिन, इसलिए ला को बाद में लिखेंगे, पहले हम किसको लिखेंगे, हा को, हा आधा है, फिर ला, और ला के बाद हलंत के साथ में हम बड़ा आ लगा देंगे, प्रहलाद, और फिर दा, और फिर दा के बाद छोटा आ, तो ये लिखा जाएगा प्रहलाद, ठीक है। यहाँ प्लस लगा लें आप, तो ये थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, आप देख लेना। तो प्रहलाद है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही शब्द है। अब एक शब्द ये भी लिखा है, इसको भी देख लें आप जरा, असहा। अब कभी कभी हा में जब या होता है, तो अब ये नीचे तो लिख नहीं सकते इसको, ये बन नहीं पाएगा, तो इसको हा या माँ को ऐसे लिख देते हैं, जैसे आ तो जब कहते हो प्लस सा के साथ में छोटा आ प्लस, अब हा देखना आप, हा के साथ में या लगा है, तो हा लिख देंगे हम पहले अधूरा, फिर या के साथ में छोटा आ। असहाय, असहाय माने जिसको सहना कठिन हो, जो सहा ना जा सके वो असहाय कहते हैं ना, असह दर्द। तो ऐसे विरुद्ध में देखो, अब यहां पे आप लोग एक चीज गौर करना कि वा पे तो छोटी की मात्रा है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया हमने। अब रा जो है, तो रा अधूरा है, और इसके साथ में फिर ऊ की मात्रा है, तो हम लोग मात्रा लगाएंगे। अब मात्रा ये छोटा ऊ की है कि बड़ा ऊ की है, तो देखो जब हम लोग रा के साथ में ऐसे लगाते हैं मतलब छोटा ऊ की। अच्छा, विरुद्ध में आप उच्चारण करेंगे तो छोटा ऊ आ रहा, विरुद्ध ऊ, रू, ऊ तो नहीं आ रहा बड़ा ऊ, तो जब छोटा ऊ है तो उसको ऐसे लिखेंगे। जबकि हम लोग रूप लिखते हैं, रूप, तो उसको हम लोग ऐसे घुमा के ऐसे रूप लिखते हैं, रूप ऐसे लिखा जाता है। जबकि रुपया या विरुद्ध ऐसे रुपया, ठीक है। तो ये छोटा ऊ है, ठीक है। तो इसमें छोटा ऊ है इसलिए हम लोग किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ की। यहाँ बड़ा ऊ ही लगाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ में अंतर बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है और गलती हो जाती है। ऐसे गुरु में देखो, गुरु में ये छोटा ऊ है इसलिए ऐसे कर देंगे। कुछ लोग कैसे लिख देते हैं गुरु को, ऐसे, गुरु, गलत है, ये बड़ा ऊ है ही नहीं, गुरु, छोटा ऊ गा पे और छोटा ऊ ऊपर। तो जैसा सही लिखेंगे, सही बोलेंगे, तो सही होगा आपका। तो बस मैं यही बताना चाहता था, रा के बाद में छोटा ऊ आएगा। और दा में देखो, दा आधा है और धा पूरा है, तो इसको लिख लें। अब एक छोटी सी चीज और बतानी है मुझे आपको, इसलिए मैंने ये दो शब्द लिखे हैं कि ये अनुस्वार जो है, अनुस्वार को हम लोग इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं,
देखो पंचांग को एक तरीका लिखने का ये है, पा प्लस अंग, ठीक है, प्लस चा प्लस बड़ा आ और बड़ा आ पे अंग की बिंदी, ठीक है, और इसके साथ में गा। तो ये भी सही है, लेकिन सामान्यतः हम इसको पंचमाक्षर के रूप में लिखते हैं जब तोड़कर लिखते हैं, या इसी का एक रूप और है, इसको हम लोग लिख के बताएं। अच्छा, आपने लिखा देखा होगा जो पंचांग शब्द है उसको आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा, ऐसे लिखा देखा होगा आपने पंचांग को। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, चलिए समझते हैं। जो आपका अनुस्वार होता है उसको अगले वर्ण के पंचमाक्षर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो अंग है इसके, ये अंग को हम किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, चा के पंचमाक्षर में। तो चा का पंचमाक्षर क्या होता है, चा छा जा झा या। तो ये हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, तो ध्यान देना आप। चलिए अब इसको हम लोग ऐसे लिख दें, पा। अब ये अनुस्वार है तो अनुस्वार को हम अगले वर्ण के पंचमाक्षर के, तो चा का पंचमाक्षर क्या होता है, nga। तो इसको लिख दिया हमने ऐसे, और इसको चूंकि ऐसे खुले लिखेंगे नहीं तो इसको ये पूरा लगा के इसको हलंत लगा देंगे। फिर चा, और चा चूंकि यहां पर हम छोटा चा लिख देंगे, प्लस आ, और आ के बाद अब अनुस्वार को इसके पंचमाक्षर के रूप में, ये जो अनुस्वार है अगला उसको गा के पंचमाक्षर में। तो गा का पंचमाक्षर क्या होता है, का खा गा घा, का खा गा घा nga। तो इसको ऐसे, ये इस पे बिंदी होती है, और हलंत लगा देंगे चूंकि ये स्वर रहित होता है, और फिर गा और फिर आ। तो आप ये लिखना देख लें, पंचांग ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग और अनुस्वार के रूप में भी, ठीक है। ऐसे ही दिनांक को लिखेंगे, इसको बर्तनी शुद्धि में देख लेना, ये यही रूप लिखा जाता है। कुछ लोग पंचांग को ऐसे लिख देते हैं पंचांग, ये गलत है, दोनों ही आपकी अनुस्वार है। ऐसे दिनांक में भी कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, गलत है, आपका यही सही है, ठीक है। चलिए तो इनको आप कर लेंगे, पंचांग और दिनांक को। कुछ शब्द और दिए गए हैं, जैसे मान लो इसको करें गड्ढा, तो गा प्लस आ प्लस, अब ये नीचे है ये पूरा है, ऊपर वाला आधा है, तो पहले ऊपर वाले को आधा, फिर नीचे ढा और ये पूरा, तो ऐसे लिखेंगे। ऐसी वांग्मय में माँ पूरा है गा आधा है, आप कर लेंगे। ब्रह्मर्षि में ये हा जो है वो आधा होगा और माँ कैसा होगा, पूरा। तो पहले हा लिखेंगे, फिर उसके बाद माँ लिखेंगे, माँ के बाद फिर आपकी ये रे की रेफ आएगी, और इसको आप कर लेंगे, आपने पुराने क्वेश्चन में काफी किया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा विच्छेद का टॉपिक खत्म। अब हमें शब्दकोश लगाना है। जब आपने विच्छेद करना अच्छे से सीख लिया, पल्लवन करना अच्छे से सीख लिया, तो आप लोगों को ये बहुत आसान होगा शब्दकोश में के क्रम में लगाना। आपने जब इंग्लिश में जो डिक्शनरी के हिसाब से सेट करने को आता है तो आप लोगों ने खूब किए होंगे। रीजनिंग टॉपिक में भी क्वेश्चन बनते हैं कि डिक्शनरी के हिसाब से क्वेश्चन सेट कीजिए, तो खूब करने को आता है, आपने किए भी होंगे। बस यहाँ पे एक चीज समझ लेना, आप ध्यान रखना कि आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़े, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ए के बाद बी सी डी पूरा जैसा होता है वैसे ही होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि जो आपका शुरुआत होती है वर्णमाला की वो छोटा आ से होती है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, फिर उसके बाद स्वर खत्म होने के बाद फिर व्यंजन शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 जगह आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्वरों के पहले भी क्या आता है, आपका अनुनासिकता। ये चांद बिंदु है, इसको हम लोग कहते हैं अनुनासिकता। तो अगर कहीं पे मान लो कि कोई शब्द शुरू हो रहा छोटा आ से, जैसे हमने कह दिया अमन, और कोई शब्द हो रहा है आपका अंग से शुरू, अंग, या मान लो हमने कहा अंगना, ऐसे अंगना, तो ये दोनों में कौन पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमारे हिंदी में ये अनुनासिकता पहले आती है, फिर इसके बाद क्रम किसका आता है, अनुस्वार का। अनुस्वार माने ये बिंदु,
फिर उसके बाद क्रम किसका आता है? स्वरों का। तो जितने भी आपके स्वर हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो वो सब स्वर लिखे जाते हैं। उसके बाद फिर विसर्ग, और विसर्ग के बाद में फिर व्यंजनों की शुरुआत होती है, ठीक है। और व्यंजन जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। बस केवल दिक्कत कहाँ आती है कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो वास्तव में जिस स्थान पे हैं उस स्थान पे ना आकर वो आते हैं अपने जो उसके घटक वर्ण होते हैं, माने जिन वर्णों से वो बनता है, तो उसका जो पहला वर्ण होता है उसके हिसाब से ये सेट किए जाते हैं। एक चीज पहले ये समझ लीजिए, डा और ढ़ा, ये इनके दो रूप होते हैं, द्विगुण होते हैं ना ये डा, और एक रूप होता है इसका ये नीचे नुक्ता वाला, ठीक है। द्विगुण व्यंजन आपने पढ़े होंगे, द्विगुण व्यंजन। तो ये जो डा और डा है ये दोनों बराबर के स्थान पे आते हैं, ठीक है। दोनों को बराबर की वैल्यू दी जाती है जहां भी हो, ये भी बराबर के स्थान पे आते हैं। चलिए इसको भी हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। और मैंने जैसे अभी बताया आपको संयुक्त अक्षर में, तो जो जैसे छा है कहीं पर, तो छा का स्थान कहां आएगा? तो छा कैसे मिलकर बनता है? का और प्लस शा से, शा। तो का और शा से मिलकर बनता है, इसलिए छा का स्थान आएगा, जैसे हम लिख दिया कक्षा, या हमने लिख दिया कमल, और फिर हमने लिख दिया क्षमा, और फिर हमने लिख दिया खरगोश। तो इसमें पहले कौन आएगा? आपको लगेगा कि पहले का आ जाएगा, फिर खा वाले बना जाएगा, फिर छा वाला आ जाएगा, लेकिन गलत। खा बाद में आएगा। पहले तो आपका इन दोनों में से हमें डिसाइड करना होगा क्या होगा। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो का प्लस छोटा आ प्लस मा प्लस छोटा आ प्लस ला प्लस छोटा आ, तो ये ऐसे टूटा। अब क्षमा को हम कैसे तोड़ेंगे? छा को हम तोड़ेंगे उसके घटक वर्णों में, तो का प्लस शा, शा के बाद फिर हम लिख देंगे आ, फिर मां, और मां के बाद बड़ा आ, तो ये लिखा जाएगा क्षमा, ठीक है। और खरगोश को कैसे लिखेंगे? खा प्लस आ प्लस रा, ऐसे आप पूरा कर लेंगे, अभी मैंने बताया पीछे। तो अब आप देखेंगे पहले क्या आया है, पहले इन दोनों में से कोई आएगा। यहाँ का है, यहाँ का है, ये तो बराबर का मुकाबला हो गया। तो अगली बार देखेंगे अगले वर्ण से, यहाँ आ है यहाँ सा है, तो पहले क्या आता है? आ, तो पहला वर्ण ये होगा, ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, और ये तीसरे पे आएगा। तो इस हिसाब से हमें ऐसे देखना है, ऐसे छांटना है। चलिए तो हम लोग इन कुछ शब्दों को क्रम में लगाते हैं। जैसे ये 6 शब्द दिए गए हैं, आप जल्दी से इसको अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने मन से करिए, और वीडियो पॉज करके आप इसको क्रम लगा लें पहले, फिर बाद में जब मैं करूंगा तो आप इसको चेक करिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहां पर हमें विचित्र करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं क्या रहता है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है कई लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। तो यहाँ छोटा आ हो गया, फिर क्या हो गया? चा, और चा के साथ में छोटा आ प्लस ला प्लस आ। अब आप कहेंगे सर हम पेपर में क्या ऐसे विच्छेद कर करके फिर आंसर निकालेंगे? नहीं, आप अभ्यास करेंगे, आपको खुद दिमाग में ही आप कर लेंगे कि उसके बाद क्या आएगा, और आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीखने के लिए पहले हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा। अब इसमें बड़ा आ में क्या, तो बड़ा आ के साथ में अंक की बिंदी है, तो हमने कहा इसको अलग से ना लिख के हम ऐसे ही लिखना ज्यादा उचित मानते हैं, ठीक है। ऐसा लिखना ज्यादा सही होता है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। आ, फिर ता, और ता के बाद में छोटा आ, फिर रा, फिर छोटी ई, फिर का प्लस आ। ऐसे ही देखो आतुर में बड़ा आ प्लस ता प्लस छोटा ऊ प्लस रा प्लस छोटा आ। आंचल में, तो आंचल में पहले आ है ऐसा, तो ये ज्यों का त्यों ऐसा लिख देंगे हम, प्लस चा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। ऐसी अंचल, तो अंचल में अंग प्लस चा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। और अंचल ऐसा लिखा हो अगर तो ऐसे लिख देंगे, और ऐसा भी लिखा हो तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, आ और यहां पे चांद बिंदु प्लस
चा प्लस आ प्लस ला प्लस आ। अब आपसे पूछ रहा है बताइए पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, क्रम लगाना है। तो आप क्या चेक करेंगे, पहले वर्ण से चेक करेंगे। पहले वर्ण में सबसे पहले क्या आया, मैंने बताया क्या आएगा, पहले अनुनासिकता। तो अनुनासिकता किस किस में है, इसमें है, इसमें है। लेकिन अनुनासिकता इसमें और इसमें है, तो पहले हम किसको लेंगे, इसको। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये। अब आप कहेंगे कि इस पे भी अनुनासिकता है तो दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, नहीं। ये चूंकि बड़ा आ पे अनुनासिकता है तो इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम छोटे आ वाले देखेंगे। और छोटे आ के साथ में इस पे अनुनासिकता है तो पहले नंबर पे आएगा आपका ये अंक। उसके बाद छोटा आ के साथ में और क्या है, ये तो सब बड़ा आ है, तो बड़ा आ वालों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देना आप लोग, ये छोटी छोटी बातें यहीं पे आप लोग ध्यान रखते जाइए जिससे कि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। तो छोटा आ वाला चांद बिंदु पहले पे आ गया। अब बड़ा छोटा आएगा पहले कि ये अनुस्वार वाला, तो पहले ये आएगा, इसलिए इसको दूसरा नंबर दे देते हैं, 2 नंबर। अब हम लोग तीसरे नंबर पे रखेंगे इसको। ठीक है, और अब ये बड़ा आ वाले हैं, तो बड़ा आ में पहले हम किसको प्राथमिकता देंगे, तो ये तीनों बड़ा आ है, लेकिन सबसे पहले किसको रखना है हमें, चांद बिंदु को। तो 4 नंबर पे ये आ जाएगा और 5 नंबर पे ये बड़ा आ वाला, ये। तो ये क्रम होगा आपका। ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और पांचवें के बाद ये आपका बड़ा है, इसलिए इसको क्या नंबर देंगे, छठवां, लास्ट में। अरे अरे गलती हो गई, सॉरी। हमने यहां तक देख लिया था पहला, दूसरा और छोटा वाला तीसरा। ठीक है, ये तीसरा देख लीजिए। अब बड़ा वाला देखना था, तो बड़ा में पहले हम चांद बिंदी वाले को, ये चौथा, और ये फिर अंक की बिंदी वाले को, तो ये होगा आपका पांचवा, और ये बड़ा वाला फिर छठवां। तो ये होगा, एक बार इसको देख लें आप। मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर ये इन दोनों का गलत लिख दिया था। तो पहला आपका छोटा आ में चांद बिंदु पहले, फिर छोटा आ में अनुस्वार पहले, फिर सादा सिंपल वाला छोटा आ, तो 3 नंबर हो गए। फिर बड़ा वाले में पहले चांद बिंदु, फिर अनुस्वार वाला बिंदु, और फिर उसके बाद बड़ा आ वाला। तो ये बिल्कुल सही क्रम है, इसको आप अच्छे से देख लें। और इसके बाद हम आपको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। यहां भी कुछ हमने शब्द लिखे हुए हैं, इनको कीजिएगा आप। तो इसमें देखो आपको लिखा है क्रोध, क्रम, क्षमा, कृपा और कर्म। अब आप लोग वर्ण विच्छेद करना सीख गए हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत जल्दी करेंगे, समय कम है हमारे पास, लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। क्रोध को कैसे लिखेंगे, का, धन, रा, धन, ओ, धन, धा, धन, आ। चलिए, क्रम को का प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। क्षमा को का प्लस शा प्लस छोटा आ प्लस मा प्लस बड़ा आ। कृपा को का प्लस, ये हलंत लगा देंगे इस पर, का के बाद री प्लस पा प्लस बड़ा आ। फिर उसके बाद कर्म को का प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस छोटा। तो इसमें हम क्रम लगाएंगे, तो जल्दी से बताइए आप लोग क्या क्रम लगेगा इसका। तो इसका क्रम आ जाएगा आपका ये, का पहले नंबर पे बराबरी पे है सब में, का सब में एक जैसा है, इसलिए का से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्या होगा। आगे देखते हैं, इसमें रा है, इसमें रा है, इसमें सा, इसमें री, इसमें आ। तो सबसे पहले कौन आएगा, छोटा आ, इसलिए पहला नंबर किसका हो जाएगा, इसका पहला नंबर। अब दूसरे पे कौन आएगा, आ के बाद क्या आता है, ऋषि, तो ये आ जाएगा दूसरे पे। अब इन 3 में हमें देखना है पहले रा आता है कि पहले सा आता है, तो पहले रा आता है, इसलिए जो तीसरा नंबर होगा उनमें से वो तीसरा नंबर या तो इसमें से होगा या फिर इसमें से होगा। तो इन दोनों में से तो बराबरी हो गई, लेकिन अब इसमें ओ पहले आएगा कि आ पहले आएगा, तो इसलिए तीसरे नंबर पे ये हो गया, और चौथे पे हो गया ये, और 5वें पे आपका ये।
तो इसका ये क्रम है, आप देख लेना इसको अच्छे से, एक बार आप खुद से करके देखना। अगला देखें आप वर्ड, अगला आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पर प्रिंट में कम दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक। दूसरा है प्रतीक, वो सॉरी प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के बाद अगला है प्रतिज्ञा, फिर प्रतिज्ञा के बाद प्रतिभा, प्रतिभा के बाद प्रतीक, ठीक है। तो इन शब्दों को आपको करना है। चलिए देखिए, इसमें हम लोग फिर से वैसा ही करेंगे। प्रत्येक में पा प्लस रा प्लस आ, इसके बाद ता हलंत वाला, फिर या के साथ में ए, फिर का, फिर आ। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसमें से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, इसलिए इसको अच्छे से आप सावधानी पूर्वक कीजिएगा। पा प्लस रा प्लस ता प्लस बड़ी ई प्लस, अब छा को कैसे लिखेंगे? छा को हम लोग का प्लस शा प्लस बड़ा आ, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा अब आप प्रतीक्षा, तो पा प्लस रा प्लस ता प्लस, यहां पर प्रतिज्ञा लिखा है तो छोटी ई प्लस ज्या को हम लोग जा प्लस उआ प्लस बड़ा आ। इसके बाद प्रतिभा, तो पा प्लस रा प्लस छोटी ई प्लस, सॉरी इसमें ता लिखना भूल गए, तो ता प्लस छोटी ई प्लस भा प्लस में बड़ा आ, ठीक है। प्रतीक को कैसे लिखेंगे? पा प्लस रा प्लस बड़ी ई प्लस प्लस का प्लस छोटा, प्रतीक। अब देखिए इन सब का हमने करके देख लिया है वर्ण विच्छेद। अब हमें इसको डिसाइड करना है कि कौन सा किस नंबर पे आएगा। तो आप यहां देखिएगा कि सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है पा, सभी में पा है, हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद रा, सभी में रा है, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब हमें तीसरे वर्ण में कुछ अंतर मिल रहा है, ये इसमें आ है, इसमें ई है, इसमें ता है। तो ता में तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें कौन लिखना पड़ेगा? प्रत्येक वाला आ। तो ये ज्यों कहते हो आ जाएगा पहला का पहले नंबर पे। अब आ के बाद इसमें ई है, तो ये ई वाला किस पे आ जाएगा? दूसरे नंबर पे, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। अब इस रा में तीनों में बराबरी है, तो इन तीनों को हम लोग यहां से नहीं डिसाइड कर सकते। आगे देखें, आगे फिर तीनों में ता बराबर है, इससे डिसाइड नहीं कर सकते। फिर अगला जो वर्ण है उसमें क्या बराबर है? इसमें कौन सा पहले आएगा? पहले ई आएगा, छोटी ई, लेकिन छोटी ई तो इन दोनों में बराबर है। तो चलिए अगला वर्ण देख लेते हैं। अब अगला वर्ण इसमें जा है, इसमें भा है, तो कौन पहले आता है? जा। तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और भा वाला आ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। और अब पांचवें नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? ये वाला। तो ऐसे आप लोगों को ये कर लेना है। चलिए कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग जल्दी से मेरे साथ हल कीजिएगा, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अगली वीडियो में छोटी सी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको हर प्रकार के यहाँ से जो पेपर में प्रश्न आए हुए हैं इन दो टॉपिकों से, उन सब से संबंधित चीजों को बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। तो स्रोत को कैसे लिखेंगे? स्रोत को हम लोग लिख देंगे सा प्लस रा प्लस ओ प्लस ता प्लस आ। अब हम लोग देखेंगे क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कैसे लिखेंगे? का प्लस आ
प्लस ता प्लस रा प्लस छोटी ई प्लस या प्लस में आ। त्रिशूल ता प्लस रा प्लस छोटी ई प्लस सा प्लस बड़ा ऊ प्लस ला। ये हो गया। अगला है जान, ये गया जा जा प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस छोटा आ। तो बहुत सरल है। सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा ऐसे अगर आप देखेंगे केवल वर्णमाला के हिसाब से तो पहले आपको लगेगा पहले आता है आपका छा फिर त्रा फिर ज्या, जबकि इसमें देखो आपका अंतर अलग हो जाएगा। पहले क्या आएगा आपका, पहले का वाला आएगा, तो इसका नंबर हो जाएगा नंबर 1। फिर क्या आएगा, सा। पहले आएगा आपका ता या जा, तो ता वाला आ जाएगा। पहले ता आता है फिर जा आता है, तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ता। सॉरी, यहां पर पहले जा आता है तो जा पहले आएगा, इसलिए इसका नंबर क्या हो जाएगा 2। और फिर जा के बाद आता है ता, तो इसका नंबर हो जाएगा 3। और फिर ये सबसे बाद में 4, तो ये हो जाएगा आपका शा। चलिए देखिए आप इसको, सबसे पहले का आता है इसलिए पहले ही वर्ड से डिसाइड हो गया। पहले का आता है इसलिए पहला ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जा आता है, चा छा जा, ठीक है। फिर उसके बाद ता आता है, तो ये तीसरा, और सबसे बाद में आता है सा, तो ये चौथा। चलिए दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको हर प्रकार के वर्ण देकर और उसका विच्छेद करके बताया जाए, छोटी छोटी बारीकियां जो हैं उनको ही बताया जाए। इसके साथ में वर्णमाला क्रम में कैसे लगाते हैं, मैंने सरल और कठिन हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट इन टॉपिकों को पढ़ के नहीं आते, इन पर ध्यान ही नहीं देते, तो गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आप लोग इसमें गलती नहीं करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और मैं इसके बाद एक हिंदी में इसकी कुछ क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा, और छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। अब समझाने की बात उसमें बहुत ज़्यादा होगी नहीं, सीधा क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर की इसकी लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, तो उन लोगों के लिए कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन बस इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते भले ही रहते हैं, लेकिन बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं, और वहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं और उनसे पीछे हो जाते हैं। अच्छे से पढ़ने वालों के लिए और पूरी ईमानदारी से अपना काम करने वालों के लिए बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये मार्ग चुनते हैं, ईमानदारी का और पूरे विस्तार से अच्छे से चीजों को पढ़ने का। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं और प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।